हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट की बात करने के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले भारत की जनांकीय रूपरेखा के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसायिक ढांचे के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत की संरचना के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार के सकारात्मक प्रभाव के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा, जिसे आप बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो पहला सवाल जो मन में उठता है कि जनांकीय रूपरेखा का मतलब क्या होता है। तो जनांकीय रूपरेखा का मतलब होता है जनसंख्या की स्थिति कैसी थी उस समय, हमारी जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी, हमारी जीवन प्रत्याशा क्या हुआ करती थी। ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारी जनसंख्या की कैसी स्थिति थी, और उसी को नाम दिया गया जनांकीय रूपरेखा। जब हम भारत की बात करते हैं ब्रिटिश काल के दौरान, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि भारत की जनगणना कब हुई थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पहली अधिकृत जनगणना भारत के अंदर 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 ईस्वी में जहां पर भारत की जनगणना की गई थी पहली बार, और तो पहली जनगणना हुई 1881 ईस्वी में, और उसके बाद हर 10 वर्ष में हम जनगणना करते हैं। तो यहां पर आना चाहूंगा, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटा है, और जब हम 1881 से 1921 की बात करते हैं तो उस समय में भारत की जनसंख्या को पहली स्थिति में, जिसे हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, उसमें रखा गया, और इसे नाम दिया गया जनांकीय पहला संक्रमण। तो यह हमारा पहला स्तर था जो 1881 से 1921 तक था, इसीलिए मैंने लिखा 1921 से पूर्व। इस दौरान अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जन्म दर बहुत ज्यादा था, और इसी की तुलना में मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। उस समय आप जानते हैं कि कई बार भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और अकाल की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव हुआ करता था, और इसी वजह से भारत में उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और अगर हम 1881 से 1921 की बात करें तो भारत की जनसंख्या गतिहीन जनसंख्या थी, जिसमें कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। रीजन क्या था, मैंने आपको बताया कि जन्म दर बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। पर अगर हम 1921 के बाद के भारत की बात करें तो हमारे जनांकीय का दूसरा संक्रमण आता है, जिसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इस दौरान क्या हुआ, तो इस दौरान हमारा जन्म दर तो ज्यादा था, पर मृत्यु दर पहले की तुलना में कम हो गई। तो पहले जितनी मृत्यु हुआ करती थी उसकी तुलना में मृत्यु दर भारत में कम हो गई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तुलना में बेहतर हो गई, और इसीलिए 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या में कभी कमी नहीं आई, सिर्फ भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई, और इसीलिए इसे आपने बोला था जनांकीय दूसरा संक्रमण। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया तीन चीजें। सबसे पहले भारत की जनगणना जो अधिकृत रूप से हुई थी वो 1881 में हुई थी। 1881 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में काफी उतार चढ़ाव आया, पर 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या सिर्फ बढ़ने लगी, और इसीलिए 1921 को हम जनांकीय संक्रमण का महाविभाजन वर्ष बोलते हैं। महाविभाजन वर्ष इसीलिए क्योंकि इसने हमारी भारतीय जनसंख्या को ऊंचाइयों की तरफ ले गए, और इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ष बोला जाता है। अब आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और यहां पर मेंशन करते हैं कि उस समय हमारी जनांकीय रूपरेखा कैसी थी, हमारी स्थिति कैसी थी ब्रिटिश काल के दौरान। मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, यानी जो हमारा जन्म दर था वो भी बहुत ज्यादा था, जो मृत्यु दर था वो भी बहुत ज्यादा था। जब हम जन्म दर की बात करते हैं तो यह 48 प्रति हजार 48 पर 1000 हुआ करता था, यानी 1000 लोगों के ऊपर 48 बच्चों का जन्म हुआ करता था उस समय में।
इसी प्रकार से हमारी मृत्यु दर 40 प्रति हजार हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, जन्म दर था 48, मृत्यु दर थी 40। सवाल ये उठता है जन्म दर का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जन्म दर क्या होता है, एक वर्ष में प्रति हजार लोगों पर जन्मे बच्चों की संख्या से है। तो याद रखिएगा 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर बोला जाता है। तो उस समय प्रति 1000 लोगों पर 48 बच्चे पैदा हुआ करते थे, जिसे हम जन्म दर बोलते हैं। इसी प्रकार से मृत्यु दर क्या होता है, तो प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। तो उस समय प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, 40, जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं। तो आता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा उच्च शिशु मृत्यु दर, जिसे हम हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। पहला सवाल ये आता है कि शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इससे अभिप्राय प्रति 1000 पैदा होने वाले शिशुओं में से 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या से है। तो याद रखिएगा शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से मरने वाले उन बच्चों की संख्या से है जिन्होंने 1 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया। तो इंडिया में अगर उस टाइम में बात करें कि शिशु मृत्यु दर कितना था, तो 218 प्रति 1000 हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। इसी प्रकार से अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो अब भारत के अंदर शिशु मृत्यु दर केवल 44 ही रह गया है। तो पहले की तुलना में अब स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं, मैंने लिखा निम्न जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय औसतन आपके कितने वर्ष जीने की संभावना होती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। आपने कहा जी हम तो अमर होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा आप अमर तो हो नहीं सकते, लेकिन कितने वर्ष आप जी सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, और उसी को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इससे भी प्राय उस औसत आयु से है जितने वर्ष मनुष्य के जीने की संभावना होती है। तो हर देश के अंदर आपकी स्थिति के अनुसार ये पता किया जाता है कि औसतन आप कितना जी सकते हैं। तो भारत में जीवन प्रत्याशा उस समय बहुत कम थी, और उस समय केवल 44 वर्ष हमारी जीवन प्रत्याशा थी। कई किताबों के अंदर 32 वर्ष भी लिखा हुआ है, पर हम एनसीईआरटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर 44 वर्ष की आयु लिखी है। पर अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग चले तो हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ के 68 वर्ष हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं पहले की तुलना में स्थिति बेहतर हो गई है। नेक्स्ट वन आता है निम्न साक्षरता दर। तो हमारे भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, और साक्षरता दर उस समय केवल 16% ही था। पर जब हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो वहां पर स्थिति और भयावह थी, और केवल 7% महिलाएं ही उस समय साक्षर मानी गई। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, आधारभूत नागरिक सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो उस समय हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी। अगर हॉस्पिटल थे भी तो वो अमीर लोगों के लिए थे, गरीब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे, और इसी वजह से उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही खराब स्थिति में थी। ये आपने मृत्यु दर में भी पढ़ लिया, ये आपने उच्च शिशु मृत्यु दर में भी पढ़ लिया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा लोगों का रहन सहन बहुत निम्न था। उस समय भारत के अंदर बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो रहन सहन हमारा बहुत खराब हो चुका था। फिर हम बात करते हैं शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब होता है अर्बनाइजेशन। कितने लोग शहरों में निवास करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि शहरों में जितने ज्यादा लोग निवास करेंगे उस देश का द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से आने वाला आय उतना ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं शहरीकरण को विकास का एक स्रोत माना जाता है, पर भारत के अंदर शहरीकरण उस समय केवल 14% ही था। अगर हम बात करें तो 85% से ज्यादा आबादी उस समय गांव में रहा करती थी, और केवल 14% ही भारत के अंदर शहरीकरण था।
नेक्स्ट वन हमारे पास आता है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने जनांकीय रूपरेखा के अंदर पढ़ी। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमारी जो मृत्यु दर थी वो 40 प्रति हजार थी, जो हमारा जन्म दर था वो 48 प्रति हजार था। जब हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की तो ये 218 प्रति हजार हुआ करता था। हमारी जीवन प्रत्याशा केवल 44 वर्ष की ही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यवसायिक ढांचा, जिसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो व्यवसायिक ढांचा का मतलब क्या होता है कि आपके कार्यबल का कितना हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं उत्पादन के हिसाब से हमें अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा होता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आपके कार्यबल का कितना प्रतिशत कौन से क्षेत्र में संलग्न है उसी को व्यवसायिक ढांचा बोला जाता है। तो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल के दौरान कि किस प्रकार का व्यवसायिक ढांचा भारत के अंदर था, तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, कृषि व्यवसाय का मुख्य स्रोत था। क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 85% आबादी गांव में रहा करती थी, इसी वजह से कृषि पर हमारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। तो कार्यबल का 75% हिस्सा कृषि तथा गैर कृषि प्राथमिक कार्यों में संलग्न था। संलग्न का मतलब जिससे आप लगे हुए हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 75% आबादी ऐसी थी जो कृषि और गैर कृषि प्राथमिक क्रियाएं कर रही थी। गैर कृषि प्राथमिक क्रियाओं का मतलब आप मछली पालन कर रहे हैं, आप पशु पालन कर रहे हैं, आप दुग्ध पालन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आती हैं, लेकिन ये गैर कृषि होती है। केवल 25% कार्यबल ही द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में संलग्न था। तो आप देख सकते हैं सबसे मेन हिस्सा सिर्फ कृषि का था, बाकी क्षेत्रों का हिस्सा बहुत ना के बराबर था। तो सेकेंड पॉइंट आता है कृषि का असंतुलित विकास, जिसे हम क्षेत्रीय अंतर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि पूरे भारत में एक जैसा ही विकास कर रहा था। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर कृषि के अंदर कार्यबल का हिस्सा बढ़ता जा रहा था, और कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां पर कृषि के अंदर कार्यबल का हिस्सा कम होता जा रहा था। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब, ये ऐसे राज्य थे जहां पर कृषि के अंदर कार्यबल का हिस्सा बढ़ता जा रहा था और यहां पर विकास हो रहा था कृषि के कारण। लेकिन मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जनरली जो हमारे साउथर्न पार्ट हैं, वहां पर कृषि क्षेत्र में कार्यबल का योगदान कम होता जा रहा था और ये लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ मूव करते जा रहे थे। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा उद्योगों का निराशाजनक प्रदर्शन। जब हम विकसित देशों की तुलना में खुद की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उद्योगों का निराशाजनक प्रदर्शन भारत के अंदर हुआ, क्योंकि जितना कार्यबल इनमें संलग्न होना चाहिए था उतना कार्यबल इनमें संलग्न नहीं था, और इसी वजह से उद्योगों के अंदर हमें निराशा ही हाथ लगी। तो यहां मैंने आपको व्यवसाय के ढांचे के बारे में बताया 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि कृषि हमारा मुख्य स्रोत था कार्यबल का। दूसरा हमने किया पर कृषि के अंदर क्षेत्रीय अंतर था, हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं था। और तीसरा उद्योगों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अब हम बात करेंगे आधारिक संरचना की स्थिति की, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बोलते हैं। पहला सवाल यह आता है कि आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सुविधाएं होती है, जो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। जैसे अगर आप उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपके पास सड़क होनी चाहिए, आपके पास यातायात होनी चाहिए, हमारे पास संचार की आवश्यकता है, हमें घर चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी संरचना का हिस्सा माना जाता है। कुछ संरचनाएं आर्थिक होती हैं, कुछ संरचनाएं सामाजिक होती हैं। तो याद रखिएगा दोनों प्रकार की चीजों को हम संरचना कहते हैं। पर जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कि आधारिक संरचना की क्या स्थिति थी, तो मैं उसकी बात करने के लिए जा रहा हूं। मैंने लिखा ब्रिटिश शासन के दौरान आधारिक संरचना की स्थिति बहुत खराब थी, यानी कि उन्होंने करने के नाम पर बहुत कुछ नहीं किया भारत के अंदर। उनके विकास का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था। वो यहां पर आए थे व्यवसाय करने के उद्देश्य से, और वो व्यवसाय ही करना चाहते थे।
तो उन्होंने भारत को सिर्फ वहीं पर फायदा पहुंचाया जहां पर उनका खुद का मकसद पूरा हो रहा था, और इसीलिए उन्होंने आधारिक संरचना में सिर्फ उन संरचनाओं का विकास किया जिनसे उनका फायदा हो सकता था, ना कि भारत का। तो आता हूं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमने लिखा सड़क यानी कि रूट्स। अब रूट्स उन्होंने बनाए तो उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, तो मैंने यहां पर दो हिस्सों में बांटा है कि उद्देश्य क्या था और दूसरा उसकी वास्तविकता क्या थी। तो पहला उद्देश्य हमारे पास था सैन्य बलों और कच्चे माल को देश के विभिन्न भागों से निकट के बंदरगाहों तक पहुंचाना। वो चाहते थे कृषि का व्यवसायीकरण करना, और कृषि का व्यवसायीकरण करना है तो कच्चे माल को गांव से शहरों तक और शहरों से बंदरगाहों तक पहुंचाना पहला काम था, और इस काम को पूरा करने के लिए आपको सड़क की जरूरत थी। इसी प्रकार से कहीं गांव में क्रांति ना हो जाए तो उस क्रांति को रोकने के लिए आपको सैन्य बलों को गांव तक भेजना जरूरी था, तो गांव तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसीलिए आपने किनका निर्माण किया, सड़कों का। तो याद रखिएगा, सैन्य बलों को और कच्चे माल को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को नियंत्रित करना सरल था, क्योंकि अगर सड़कें नहीं होंगी तो नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, बगावत उठ जाएगी और उस बगावत को संभालना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो उन्होंने एक माइंड गेम खेला कि अगर हम रूट्स बनाते हैं तो हम सैनिकों को बड़ी आसानी से गांव तक भेज सकते हैं और बगावत को रोक सकते हैं। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। फिर हम बात करते हैं कि वास्तविकता क्या थी, उन्होंने रूट्स कैसे बनाए और किस हद तक उन्होंने इसे पूरा किया। तो मैंने लिखा, ब्रिटिश सरकार धन की कमी के कारण आवश्यक सड़कों का निर्माण नहीं कर पाई। तो याद रखिएगा, जितनी सड़कों की जरूरत भारत के लिए थी उतनी सड़कें नहीं बन पाई, और इसका एक ही बहाना उनके पास था कि धन की कमी थी। आप जानते हैं, भारत का सारा पैसा तो वो लूटकर ब्रिटेन लेकर चले गए, तो भारत में सड़क बनाने के लिए उनके पास पैसा था ही नहीं, तो आवश्यक जितनी सड़कें थी उतनी सड़कें नहीं बन पाई। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, जिन सड़कों का निर्माण किया गया वो घटिया गुणवत्ता के थे, तो उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही खराब थे, जो हर मौसम के लिए नहीं बने थे। यानी कि बारिश के मौसम में हालात ऐसे हो जाते थे कि आप गांव तक नहीं पहुंच सकते थे। तो याद रखिएगा, यहां पर घटिया गुणवत्ता के सड़कों का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार यहां पर सफल नहीं हो पाई। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है रेलवे, और आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन सरकार का अगर कोई सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था पर था तो वो रेलवे था। हाँ जी, तो रेलवे जहां पर ब्रिटेन ने क्या किया, तो यह ब्रिटिश सरकार को भारत का दिया गया बेहतरीन योगदान है। इसकी शुरुआत 1850 में हुई थी, तो याद रखिएगा, रेलवे की शुरुआत जो है वो 1850 में हुई, और पहला जो रेलवे लाइन है वो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाया गया था 1854 ईस्वी के अंदर। तो रेलवे का निर्माण 1850 में, पहला जो रेलवे लाइन है वो बॉम्बे से ठाणे तक चला 1854 ईस्वी के अंदर। अब रेलवे बनाने से फायदा क्या हुआ, तो तीन फायदा जो हमारे लिए था। पहला फायदा हुआ, इसने लोगों के लंबे सफर को आसान बना दिया। पहले लंबा सफर करना बड़ा मुश्किल होता था, पर अब लंबा सफर करना आसान हो गया। रेलवे ने पूरे भारत को जोड़ने का एक काम किया। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, भौगोलिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति हो गई। भौगोलिक का मतलब क्या हुआ, पहले दिल्ली का व्यक्ति सिर्फ दिल्ली में रहता था और बड़ी मुश्किलों से वो पंजाब जाया करता था, पर अब किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में आ जा सकता है। तो जो भौगोलिक दूरियां थी वो खत्म हो गई। दूसरी, सामाजिक दूरियां खत्म हो गई। अब दिल्ली में हर प्रकार के लोग आपको दिखेंगे, वहां पर बिहार के भी लोग हैं, बंगाल के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं और हरियाणा के लोग भी हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब हमारी सामाजिक बंधनों की जो दूरी है वो खत्म हो चुकी है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इसने एक अखंड भारत बना दिया, जहां पर हम बोल सकते हैं कि हर राज्य दूसरे राज्य से मिल गया। तो इसीलिए रेलवे ने भारत को इस प्रकार से फायदा पहुंचाया। आता हूं नेक्स्ट वन की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था कि रेलवे से भारतीयों का क्या फायदा हुआ, पर रेलवे बनाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या मकसद था उसकी बात करता हूं।
तो मैंने यहाँ पे लिखा कृषि का व्यवसायीकरण करना। सबसे पहले उन्होंने रेलवे किस लिए बनाया? कृषि का व्यवसाय करने के उद्देश्य से, क्योंकि वो जानते थे कि रेलवे के द्वारा पूरे भारत को जोड़ा जा सकता है, तो गांव से शहरों तक सामान को आसानी से लाया जा सकता है और भारतीय किसानों को व्यवसायीकरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पर कृषि का व्यवसायीकरण करने से भारत को क्या नुकसान हुआ? भारत में खाद्य फसलों की कमी पड़ गई और समय समय पर ना जाने कितनी बार अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो यहाँ पर भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सेकंड जो उद्देश्य था वो मैंने लिखा विदेशी व्यापार में वृद्धि। वो जानते थे कि अगर कृषि का व्यवसायीकरण होगा तो विदेशी व्यापार करना सरल हो जाएगा, निर्यात और आयात करना सफल हो जाएगा। तो इससे भारत का विदेशी व्यापार तो बढ़ा, इससे भारत के पास बहुत सारा पैसा आया, तो लेकिन ये सारा पैसा किसने प्रयोग कर लिया? ब्रिटिश सरकार ने। और आप जानते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि भारत की संपूर्ण संपत्ति का निष्कासन कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार इन दो उद्देश्यों की वजह से रेलवे का निर्माण कर रही थी। नेक्स्ट वन पर आते हैं और आता है आपके पास वायुयान तथा जलयान परिवहन। तो हमने वायुयान भी बनाया, जलयान भी बनाया, पर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि रेलवे उससे ज्यादा सफल और बहुत ही सस्ता आपके लिए परिवहन है। तो समय के साथ उन्होंने उस पर सीमित खर्च किया और जब उन्हें हानि होने लग गई तो उन्होंने इन दोनों परिवहन को बंद कर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डाक तथा तार द्वारा संचार। अब संचार करने के लिए भारत के अंदर पोस्ट यूज किया गया, डाक की सुविधाएं शुरू की गई, टेलीग्राफ शुरू किया गया। पर समय के साथ ये देखा गया कि टेलीग्राफ भारत के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और डाक सुविधाएं भारत जैसे बड़े देश के लिए अपर्याप्त हुआ करती थी। तो संचार पर भी कार्य किया गया पर वो भी अपर्याप्त निकला। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, घर तथा अन्य आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर कम जोर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अन्य सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ना उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम कार्य किया, ना उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर कार्य किया, सिर्फ उन्होंने उन्हीं चीजों पर कार्य किया जो उनके देश का फायदा कर सकती थी, ना कि भारत का। तो यहाँ पर मैंने एक निष्कर्ष लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य आम जनता को आधारिक संरचनाएं प्रदान करना नहीं था। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये सब वो आपके लिए कर रहे थे, बल्कि वो स्वयं के लाभ के लिए ऐसा करना चाहते थे। सिर्फ एक ही मकसद था उनका, अपना फायदा देखना। मैं आपके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा। अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिहीन, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाकर रख दिया जिसकी गति बहुत ही स्लो हो जाए, जिसे हम गतिहीन बोलते हैं। पिछड़ी हुई गरीब अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ दिया। जो सोने की चिड़िया थी कभी, उसे आपने मिट्टी का ढेर बनाकर रख दिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, पिछड़ी हो गई और गरीब अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। भारत की संपूर्ण संपत्ति का निष्कासन करके अपने देश को विकसित बना दिया। तो आपने यहां से पैसा खींचना जो शुरू किया, उस पैसे से आपने अपने देश को तो अमीर बना लिया, पर भारत को गरीब बनाकर छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर आपने किया आधारिक संरचना और आपने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए क्या क्या किया। लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट जहां पर मैंने मेंशन किया ब्रिटिश शासन का सकारात्मक प्रभाव, हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। आपने सही सुना, ब्रिटिश सरकार की इतनी खामियों के बाद चैप्टर के एंड में अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि क्या ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई धनात्मक प्रभाव किया। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पर आता हूं, कृषि का व्यापारीकरण। तो जब आपने कृषि का व्यापारीकरण किया तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा भी पहुंचा। जहां पर अब जो किसान है वो सिर्फ अपने लिए स्व उत्पादन नहीं कर रहा, बल्कि अब उसका मकसद बाजार में बेचने के उद्देश्य से उत्पादन करना हो गया। तो धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था खाद्य फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गई। तो ये पहला कार्य था जो ब्रिटिश शासन ने बेहतर किया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा सड़कों और रेलवे का विकास। तो जब उन्होंने सड़क और रेलवे बनाया तो भारत के अंदर यातायात बहुत ही सुगम हो गया। इसकी वजह से हमारा यातायात लागत बहुत कम हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा सहायक हुआ।
तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, सूखा पड़ने और बाढ़ की स्थिति में अगर कभी भारत में सूखा या बाढ़ पड़ेगा तो अब रेलवे आपकी सहायता करेगा कि आप खाद्य फसलों को संकटग्रस्त इलाकों में पहुंचा सकते हैं। यानी कि अब सूखे को नियंत्रित किया जा सकता है, बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब वो इतना खराब नहीं होगा जितना 1940 ईस्वी में हुआ करता था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रेलवे हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली से मौद्रिक प्रणाली की तरफ हस्तांतरित किया, क्योंकि पहले भारत में जो उत्पादन होता था वो स्व उत्पादन यानी कि आप स्वयं के लिए कर रहे थे, पर अब जो आपके उत्पादन का उद्देश्य है वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि अब वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह हम मौद्रिक प्रणाली की तरफ चलेंगे। लास्ट पॉइंट है आपके पास, इसने हमारे देश को कुशल प्रशासनिक तंत्र दिया। कुशल प्रशासनिक तंत्र का मतलब कि बाहरी एक देश आकर 190 वर्षों तक भारत पर नियंत्रण कर सकता है, तो उससे बेहतर प्रशासन आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो ये 5 चीजें हैं जो ब्रिटिश सरकार का भारत को दिया गया धनात्मक योगदान है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ, हमने पार्ट 3 में इन चैप्टर्स को खत्म किया है। अगर आपने पहले किसी भी पार्ट को मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और वहां से आप पुराने टॉपिक्स को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका प्यार रहेगा तभी ये वीडियो बनाने में हमें मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की वजह से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।